नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ की पहली क्लास शुरू करते हैं संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति जो आने वाले एग्ज़ाम है हमारे एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह की हैं, जो भी आप जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो हमारा है संख्या पद्धति। तो इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे और मोस्ट जो भी सवाल होंगे आपके सबका पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद फिर हम इसका एकदम से मतलब पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ये क्लासेस जो होंगी वो हमारे कैरियर ग्रुप कोचिंग सेंटर में रेगुलर चलेंगी, पर डे आपको मिलेगा। तो आप लोग बस धीरज रख के आराम से पढ़ते रहिए और चलिए देखते हैं। तो संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं कि संख्या कैसे कहते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या तो हमें सब पता है, जैसे कि हम बचपन में जैसे पढ़े हैं ना कि संख्याएं कैसे कहते हैं, जो हम गिनती होती है संख्याएं कैसे कहते हैं। तो देखिए संख्याएं कैसे कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। अब बात ये है कि संख्याएं तो ये कहलाती हैं, लेकिन संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि इसी अगर संख्याओं को बात करें तो इसमें एक आता है, पहले नंबर पे आता है कि संख्याएं कैसे कहते हैं। तो एक होता है प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं इसको? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं? तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर हम इसी में बात करें कि दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर, तो इसमें होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? इसी को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं की अगर बात करते हैं तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दें, क्या करें? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखिए अगर हम जीरो शामिल करते तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, ये सब क्या बन जाती हैं? ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, इसी में आता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। तो देखिए अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो ये देखिए क्या होता है? धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्याएं देखते हैं। तो धनात्मक संख्याएं मतलब जो संख्याएं प्लस में होती हैं, प्लस मतलब प्लस चिन्ह ग्रहण करती हैं, जिन पर प्लस चिन्ह लगा होता है। जैसे हम कह सकते हैं +1, +2, +3, +4 और +5 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये सब कैसी संख्या होती हैं? ये सब के सब धनात्मक संख्या हैं। अब देखो अगर हमसे कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि धनात्मक संख्या में, जैसे हमसे अगर हम इसको नोट करके लिख लेते हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए कि बताओ कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या, अगर हमसे पूछा जाए बताओ कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है। हमें सबसे पहले क्या दिखा? 1 दिख रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो गई? तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या है +1। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी बताओ, अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो अब आप सोचो कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ तक अगर हम चलते चले जाएंगे, क्या कोई ऐसी संख्या मन में सोच सकते हैं कि जिससे आगे कोई बड़ी संख्या ना हो? जैसे कोई बच्चा बोला कि चलो सर हम मान लेते हैं कि संख्या 1 लाख है, क्या 1 लाख से बड़ा हम नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 करोड़ कर सकते हैं, 10 करोड़ कर सकते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ करके उससे बड़ी संख्या हम निकाल ही लेंगे। उसमें कितना भी अगर हम बड़ा लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हम जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो कुछ नहीं करना, सीधा कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अगर ये धनात्मक संख्या है, इसी में आता है देखो ऋणात्मक संख्या। इसी में क्या आता है? ऋणात्मक संख्या। देखिए ये क्या होती हैं? तो अगर यही संख्याओं को माइनस कर दें तो जैसे -1, -2,
-3, -4, -5, -6। तो ये सभी संख्या कैसी होती? ऋणात्मक। अब अगर यही दोनों सवाल अगर इसमें पूछे जाएं, अगर यही सवाल इसमें पूछा जाए, पहला नंबर कि अगर यही इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या। अब बताओ, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, अब ये ना कह देना कि ये -1 है, क्योंकि पहले लिखा है छोटा दिख रहा है -1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना माइनस में कम संख्या होती है वही सबसे बड़ी होती है। जैसे देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें कि -5 और ये -6, तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -5 है कि -6? तो जितनी बड़ी संख्या होती है वही संख्या छोटी कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने -5, -10, -50 और -500। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि जितनी मतलब सबसे बड़ी संख्या होती, इसमें देखा जाए तो -5 सबसे बड़ी है, 500 क्या है? 500 ये जो है बड़ा है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा तो ये संख्या कैसी हो गई? सबसे छोटी हो गई। अब देखिए उससे छोटी कौन सी है? वैसे पहले नंबर पर क्या है? 500, फिर दूसरे नंबर पर क्या है? 50, फिर तीसरे नंबर पर क्या है? 10, फिर कितना है? चौथे नंबर पर 5। अब देखो सबसे बड़ा अगर 500 है, अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर ये 50 दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है और माइनस चिन्ह लगा है तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हो गई है माइनस की। और जो संख्या सबसे छोटी होती है वो संख्या क्या कहलाती है? सबसे बड़ी। तो बताइए सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इसी तरह से हम चलते जाएंगे। चले तो सबसे लास्ट में क्या आएगा तो हमें नहीं पता, जैसे 1 लाख, 2 लाख, माइनस का 1 करोड़, माइनस का 2 करोड़ या लाख, जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो क्या पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी कौन सी होती है? जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है? -1, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? सबसे बड़ी। तो ये देखिए दोस्तों कुछ हैं संख्याओं के मतलब। ठीक है, तो अगर ये देखिए प्राकृतिक संख्या या इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इसमें जीरो शामिल कर दें, अगर हम इसमें जीरो शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब यही संख्याएं 2 प्रकार की और होती हैं जिसको कहा जाता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं पता है कि जिसमें प्लस का चिन्ह होता है वो सब क्या कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं। और जिसमें माइनस का चिन्ह होता है वो कहलाती हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक संख्याओं में हम सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऋणात्मक संख्याओं में करके बात करें तो सबसे छोटी संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि सबसे बड़ी माइनस की संख्या कौन सी होती है? वो होती है प्लस का 1। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और भी देखते हैं कि संख्याओं के टाइप कितने होते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसमें और तो फिर संख्या कौन कौन सी प्रकार की होती हैं? एक होती हैं सम संख्याएं होती हैं, सम होता है और होता है विषम। क्या होता है? सम होता है और विषम होता है। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम और विषम में अंतर क्या है? तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। क्या? सम संख्या उसमें कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहें। तो 2 से विभाजित कौन कौन संख्या होती हैं? तो देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, इस तरह से। यानी लास्ट में जहाँ पर क्या होता है कि जिसमें 2 से भाग चला जाए तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या है। अब जिसमें 2 से भाग ना जाए, जो संख्या क्या कह सकते हैं? 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो तो 2 से विभाजित कौन सी नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती है, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह से 11, 13, इसी तरह से ये संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या है। तो सिंपल सी है, सबसे छोटी और सबसे पहली सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या नहीं पता, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1, ये कैसी है? ये देखिए सबसे छोटी सम संख्या और ये सबसे छोटी विषम संख्या। और बड़ी की बात करें सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी में एक आ जाता है अभाज्य संख्या। इसी में एक आ जाता है देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल तौर पर अगर याद रखें, अभाज्य संख्या हम उसको कह सकते हैं जिसके
केवल दो गुणनखंड हो, कितने हो, या तो दो गुणनखंड हो या फिर वो अपने और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित। अच्छा, गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए हमने यहाँ पे बोला कि जिस संख्या के, क्या बोला मैंने, जिस संख्या के केवल, ये शब्द याद रखना, क्या, केवल, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, क्या हो, दो गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अच्छा, गुणनखंड किस प्रकार के होते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये 4 लिखा है, तो 4 की हम गुणनखंड क्या कह सकते हैं? गुणनखंड उसे कह सकते हैं कि जिस संख्या में मतलब 4 का भाग चला जाए। जैसे देखिए 4 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा तो वो कहलाते हैं गुणनखंड। देखिए 1 का भाग जाएगा चला तो 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 2 का भाग जाएगा चला तो 2 4 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। फिर 4 का भी भाग 4 में जाएगा चला तो इसका क्या हो गया, गुणनखंड, 1 ये भी हो गया। तो कुल 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखाया कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2। तो जिस जिस संख्या के 2 गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे देखिए अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा 1, क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो देखो क्या 1 के 2 गुणनखंड हमको मिलेंगे? देखिए 1 के गुणनखंड कितना है, केवल 1 में 1 का ही भाग जाएगा, तो इसका तो गुणनखंड केवल 1 हुआ, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हुई। फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने क्या लिखा, 2। तो देखिए क्या 2 के क्या 2 गुणनखंड हैं? देखो है, 1 है और 2 है, तो इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, तीसरा तो है नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसी तरह से क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। 4 नहीं मिलेगा क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड होते हैं। फिर देखिए 5 मिल जाएगा, फिर 7 मिल जाएगा। 9 देखिए 9 है क्या, नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, इसको देखिए 9 के कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए 9 में 1 का भाग जाएगा चला, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा चला, फिर किसका जाएगा चला, 9 का जाएगा चला। तो इसके कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसी तरह देखिए 11 13 17 19 23, ये सब संख्या कैसी हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमसे ये पूछा जाता है, जैसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए ऑप्शन कुछ ऐसे दिए जाएंगे, 1 2 3 या मान लेते हैं कि 7। अगर ये पूछा गया कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, देखिए 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है। और कहीं ये पूछा गया कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, क्या पूछा गया, नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए क्या इसमें कहीं हमारा 1 आ रहा है, तो 1 तो आ ही नहीं रहा, तो 1 हमारी कैसी संख्या है, ये केवल विषम संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो ये संख्या कैसी होगी, विषम। तो फिर अगर ये पूछा जाए कि कौन सी निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, 1 नहीं है। और 1 अगर अभाज्य नहीं है तो कैसी संख्या है, फिर 1 विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए कुछ संख्या के टाइप हो गए। अब देखिए अभाज्य के बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या। क्या बात करते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अभाज्य और अभाज्य के बाद हम बात करते, ये तो अभाज्य था, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। क्या बात करेंगे, भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कितने हो, 2 से ज़्यादा। तो सिंपल सा लिख लो कि जिस संख्या के, ऐसे लिख लो, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो देखिए क्या, अब हम गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी आगे लिख लेंगे। क्या इसके गुणनखंड कितने हैं, तो मैंने अभी निकाला था 1 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके कितने होते हैं गुणनखंड, 2 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 3 के कितने होते हैं गुणनखंड, 3 होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए किसके 4 के क्या गुणनखंड है, देखिए 1 2 और 4, क्योंकि 4 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भाग चला जाएगा। इसके बाद देखिए 5 में कितने गुणनखंड होते हैं, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, ये केवल 2 गुणनखंड हुए। 6 में किसका किसका भाग जाएगा, देखो 6 में 1 का भाग चला जाएगा
2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा और 6 का भाग जाएगा चला। ठीक है, 7 में कितने गुणनखंड होते हैं? 7 में 1 होता है और 7। 8 में देखेंगे तो 8 में 1 चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का चला जाएगा और 8 का चला जाएगा। 9 में देखेंगे 1 का, 3 का और 9 का। 10 में देखेंगे 10 में किसका? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा और 10 का चला जाएगा। 11 में किसका जाएगा? 1 और 11 2 ही का जाएगा। 12 की अगर बात करते हैं तो देखिए 12 में किसका? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का, फिर 4 का, फिर 6 का और फिर 12 का। तो देखिए मतलब मैंने ये कहा कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 10 यानी 20। 2 से अधिक कितने भी गुणनखंड हो, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 2 से अधिक केवल 3 ही होता है। 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या इसके 3 गुणनखंड हैं? नहीं है, इसके तो केवल 2 हैं, तो इसको हटा दो। ठीक है, क्या 7 के 3 गुणनखंड है? नहीं है, इसके भी 2 हैं। देखो फिर यहाँ से 11 के नहीं है। देखिए तो अब ये संख्या है जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। देखिए इसके 3 गुणनखंड है, तो एक हमारी संख्या कौन सी हो गई? 4। फिर 4 के बाद क्या हो गया? 6। 6 के बाद कितना? 8। 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। इस तरह से देखो अब जिसके माइंड में आए कि 15 कैसे हो जाएगा, देखो तो 15 विषम संख्या तो है, ठीक है, लेकिन ये भाज्य भी है। भाज्य क्यों? कि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। तो इसमें 1 का भाग जाएगा चला, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 15 का चला जाएगा। 4 गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई है? 4, 6, 8। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे हो गया। अब सवाल क्या पूछा जाता है कि बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है, ये पूछा, बताओ निम्न में से कौन सी पहली विषम भाज्य संख्या है। सवाल कुछ ऐसा पूछा गया कि बताओ कि या इसको हटा दो, निम्न में से कौन सी पहली विषम भाज्य संख्या है। अब देखो ये हमको दिख रहा है ये सब संख्या कैसी लिखी है? भाज्य संख्या लिखी है। तो कौन सी पहली विषम भाज्य संख्या है? क्या ये विषम संख्या है? नहीं है। क्या ये विषम है? नहीं है। क्या ये विषम है? नहीं है। 9 विषम में आता है, तो 9 विषम है और भाज्य भी कैसी है? देखो पहली विषम भाज्य संख्या, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 9। अगर ये पूछा जाए कि बताओ कि पहली भाज्य संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पहली विषम भाज्य संख्या 9 और पहली भाज्य संख्या 4, पहली सम भाज्य संख्या वो भी 4 है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इसमें से जो भी हमसे पूछा जाएगा हम इनको ध्यान रखेंगे और इसमें से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखते हैं संख्याएं तो ये हैं, संख्या और किस किस प्रकार में हम बांट सकते हैं संख्याओं को। तो जैसे देखा जाए कि अगर हम बात करें, ये क्या लिखा? 1, इसको हम क्या कह सकते हैं? यह भी तो एक संख्या है, अंक नहीं है, हम इसको संख्या, अंक तो है ही है वो एक, इसको हम संख्या भी कह सकते हैं। इसको हम क्या सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यह एक अंक की एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। यह एक अंक की, यह एक अंक की एक संख्या है। सही है। अगर हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया 12, तो हम इसको क्या कहेंगे? यह एक 2 अंक की एक संख्या है। क्या कहेंगे इसको? यह एक 2 अंक की एक संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया 142, अब हम इसको क्या कहेंगे? ये भी तो एक संख्या है, इसको क्या कहेंगे? यह एक 3 अंक की एक संख्या है। कितने अंक की है? यह एक 3 अंक की एक संख्या है। अच्छा, इसको बताने का मतलब क्या है? देखो सवाल कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं बहुत आसान से। जैसे हमसे सवाल ये पूछा गया कि बताओ, जैसे मैंने बोल दिया 1 से लेकर 17 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे ये पूछा गया 1 से लेकर 17 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी,
तो पहले तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम गिनती लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक। ठीक है, अब बात यह है कि कितने अंकों की ज़रूरत होती है। अंक केवल यही नहीं होते हैं कि हमने पता रखा कि बचपन से कि हमने लिख लिया कि अंक मेरे हिसाब से अंक किसे कहते हैं, कि अंक किसको कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। ये सब अंक ही नहीं होते हैं, ये तो अंक तो होते हैं, लेकिन इसमें हमने कितने अंकों का प्रयोग किया, बात केवल इस पे आती है। तो कितने अंकों का प्रयोग किया हम इस पे ध्यान दें। तो देखिए ये 1 अंक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने अंक हैं 2। अभी मैंने बताया था ये क्या अंक की संख्या है, 2 अंकों की। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने अंक 9, फिर एक ये 10 और एक ये 11, एक 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो मैंने 1 से लेकर जब 17 तक की गिनती लिखी तो कुल कितने अंकों का मैंने प्रयोग किया, तो मैंने लिख दिया कि 25 अंक। कितने अंक, 25 अंक यानी 25 अंक। ये तो बहुत छोटी संख्या दी ना कि 1 से लेकर 17 तक। अगर यही सवाल जब हमसे पेपर में पूछा जाएगा, किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो हमें इतनी छोटी संख्या नहीं देगा। वो हमसे क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में हमसे कुछ इस तरह से एग्जाम्पल पूछा जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे उसने लिखा कि 29 से लेकर मान लेते उसने दे दिया 279, कितना दे दिया 279, यानी कि 29 से लेकर 279 तक अगर हम गिनती लिखें या हम काउंटिंग करें तो बताइए कि कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अब हम या तो हम इतनी बड़ी गिनती लिखें फिर एक एक अंक जोड़ें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इस कुल संख्याओं को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक फॉर्मूला होता है जो बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है L बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी, पढ़ा है। लेकिन हम अगर इसको देखा जाए तो L क्या होता है, इसको बोला जाता है अंतिम पद। क्या कहा जाता है इसको, अंतिम पद कहा जाता है। A को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रथम पद। N को क्या कहा जाता है, संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, N को क्या कहा जाता है संख्याएं, और D को कहा जाता है अंतर। D को क्या कहेंगे, अंतर। अब देखो जब हम 29 से लेकर 279 तक गिनती लिखेंगे तो कुल कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उस पर देखो बात करते हैं। तो देखिए कि अगर हम देखा जाए कुल कितनी संख्या है, तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम इसको बदल लेते हैं। तो देखो इधर L है, ये A इधर है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का A। इधर D मल्टीप्लाई में तो बटे कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा प्लस का 1, और बराबर क्या बचेगा n। ये हो गया हमारा फॉर्मूला संख्या निकालने का। तो हम संख्या अगर निकालें हैं, जैसे हमने गिनती लिख ली, यहाँ से देखो 17 से लेकर लिख दिया मैंने, ऐसी कुछ लिख लो 69। तो क्या संख्या हो गई, या तो हम घटाना पड़ेगा, तो यहाँ रख लेंगे। देखो बहुत आसान है, रखो L बराबर अंतिम संख्या कितनी है 69, तो यहाँ पर रख दो 69 माइनस पहला पद कितना है 17, तो 17 रख देंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 17 के बाद 18 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे, फिर 20 इसी क्रम में लिखेंगे। तो 17 और 18 में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 से भाग करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। तो जितनी भी संख्याएं लिखेंगे तो आ जाएगा। तो संख्या देख लो, करो यहाँ से घटाओ, ये कितना आ जाएगा, कितना क्या बचेगा, 52 बचेगा, 52 बचेगा, यानी 9 में से 7 गई 2, 6 में से गई 5, और 1 से भाग करेंगे तो 52 आ जाएगा, और प्लस का 1 करेंगे तो कुल मिला कितना आ जाएगा 53। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 53 संख्या है। अब हम इनको गिनेंगे कैसे, तो देखिए चलिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो नोट कर लेना जिसको नोट करना है। तो देखो क्या करना है, अब हमें पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें तो 2 अंक हैं और इसमें कितने अंक हैं 3। तो पहले हम ये डिवाइड करेंगे कि 2 अंकों की संख्या कितनी है और 3 अंकों की कितनी है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है, देखो तो हमें पता है कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती हैं। तो शुरू कहाँ से होती है 2 अंकों की, तो देखो 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या कितनी होती है, 10 से शुरू होती है और 99 पे ख़त्म हो जाती है। इसमें सब में कितने कितने अंक होते हैं, 2-2 अंक होते हैं। और यही अगर हम बात करें 3 अंक की संख्या की बात करें, तो वो शुरू होती है 100 से और ख़त्म कहाँ पे होती है 999 पे।
अब देखो इसमें तो 3-3 अंक होते हैं और इसमें 2-2 अंक होते हैं, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पे कुछ संख्याएं 2 अंक की हैं और कुछ संख्याएं कितने अंक की हैं, 3 अंक की हैं। तो अब हम इसमें तो 2 अंकों को काउंट करेंगे और इसमें कितने के, 3 अंकों को काउंट करेंगे। तो अगर हम इसको सिंपल सी देखा जाए तो अगर हम इसको अलग अलग बांट लें, देखो कैसे क्या करेंगे। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखो 29 से लेके कितने तक, 99 तक, इसमें कितने अंकों की संख्या, 2-2 अंकों की कितनी संख्या है वो हम निकाल लेंगे। फिर हम देखो बात करेंगे इधर, देखो फिर जब हम 99 के आगे बढ़ेंगे यानी 100 में कितने अंक हो गए, 3 अंक के बाद कहाँ तक चलेंगे, 279 तक, क्योंकि हमको यहीं तक पूछा है। वैसे तो जहाँ तक पूछा जाएगा 99 तक चलेंगे तो 3 अंक मिलेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है 279 तक। तो हम अगर 100 से लेकर 279 तक चलेंगे तो इसमें कितने अंक हैं, 3-3 अंक हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कितनी संख्या है। तो देखो ये कितनी संख्या है, अभी मैंने बताया था क्या, आखिरी पद यानी अंतिम पद 99 माइनस पहला पद 29 बटे अंतर, तो 29 के बाद 30, 31, 32, 1 का अंतर है और प्लस का 1, तो निकाल लो। तो कुल कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गई 0 और 9 में से 2 गई 7 और बटे 1 तो 1 और प्लस का 1, तो कुल मिला कितना हो गया 71 संख्या। यानी 29 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 71। और इन सभी संख्याओं में कितने कितने अंक हैं, 2-2 अंक हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कुल कितने अंक हो गए, तो कुल अंक कितने हो गए, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, कितने अंक हो गए 142। अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर देखिए कितने हैं, 100 से शुरू करेंगे और 279 तक, या तो हम सीधे निकालेंगे 179, 180 है, कितने हैं देखो 180 हो जाएंगे, 279 माइनस 100 बटे 1 और प्लस 1, तो यहाँ से घटाएंगे तो घटा दो सीधा सीधा, 9, 7 और 1 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 180। और इसमें कितने कितने अंक हैं, 3-3, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 54, 540, तो कुल अंक कितने हो गए 540। अब देखो यहाँ से 29 से लेके 99 तक कितने 142 अंक और 100 से लेके 279 तक कितने 540 अंक, तो कुल 29 से लेके 279 तक कुल कितने अंक हो गए, तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 8 और 6, कितना आ जाएगा 682 अंक। जोड़ देंगे इसमें 2 0 2, 4 और 4 8 और 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 282 अंक। इस तरह से हम इन अंकों को निकालते हैं जब भी कोई सवाल पूछा जाए, चाहे जितना बड़ा पूछा जाए, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से हम सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल हर जगह पूछा गया, एसएससी में पिछली बार कम से कम 2-3 सवाल, इसकी बात करें तो हर शिफ्ट में पूछा गया सवाल कि, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े, जैसे कि एकदम ऊट पटांग से वो नंबर रखा होगा देखे, जिससे तुम अगर ये आसान मिल जाए, ऐसे मिल जाए तब तो बहुत आसान है। जैसे हमको मिल जाए कि 100 से लेके बताओ 1000 तक कितने अंक है, ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम इसमें निकाल सकते हैं कितने लिखे हैं। तो ये कितने लिखे हैं कितने लिखे हैं ये 100 से 1000 है, तो ये है कितनी संख्या लिखे हैं, ये हम इसको घटा सकते हैं, 3 संख्या 100 से लेके 1000, तो इसको हम, अरे ये तो अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक, वो बात अलग है। 100 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्या हो गई, तो 100 एक संख्या, 101 एक संख्या, 102 एक संख्या, 103 104, 105 फिर 203 204 फिर 400 500, तो संख्या कैसे निकाल दें, सिंपल सी बात है, 1000 में से 99 घटा दो, अगर हम 100 घटाएंगे कितनी बचेगी 900, और 900 में एक ही एक्स्ट्रा वाले, तो 901 हो गई। या फिर मुझे फार्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर 1 का और प्लस का 1, तो घटा देंगे कितना बचेगा, 1000 में 100 गई, 900 प्लस 1 901, तो ये संख्या कुल कितनी हो गई 901। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस पे आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें अच्छे से आएगा समझ में। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को जितना समझाया थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिए, और यहीं से हम कि हम कहाँ से कितने अंक होते हैं इस पे हम चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।